नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। बाजार की लगातार 4 दिन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। खराब अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से आज बाजार लाल निशान में बंद हुए। आज के कारोबारी सत्र में 14,900 का हाई लगाने के बाद निफ्टी 92 अंक गिरकर 14,851 के स्तर पर बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स आज इंट्राडे में 49,300 के स्तर को भी पार कर गया था, लेकिन बाजार में आई बिकवाली की वजह से 340 अंक टूटकर 49,162 के स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि आज सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। लगातार 4 दिन चढ़ने के बाद बाजार में आई बिकवाली का असर सेक्टोरियल इंडेक्स पर भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी 270 अंकों की गिरावट के साथ 32,872 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और ऑटो शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा करीब सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुए। आईटी, एनबीएफसी, फार्मा, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंकों, मेटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। वहीं आज एनबीएफसी शेयरों में 1.25% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। आज सोने की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन चांदी की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। एमसीएक्स पर सोना 150 रुपए से ज्यादा की कमजोरी के साथ 47,800 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो वहीं चांदी शुरुआती सुस्ती के बाद 200 की तेजी के साथ एमसीएक्स पर 71,700 के करीब कारोबार कर रही है। अगर कॉमेक्स के भाव की बात करें तो ये सोना $1,840 के करीब और चांदी $27.5 के करीब कारोबार कर रहा है। वहां जानकारों के मुताबिक यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की 1.6% के नीचे आना, डॉलर इंडेक्स का 10 हफ्ते के निचले स्तर पर चले जाना सोने चांदी में तेजी के ट्रिगर के प्रमुख कारण बन रहे हैं। देश में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉगिंग्स यानी सोना कॉमस्टार जल्द ही आईपीओ लाएगी। कंपनी प्राइमरी मार्केट में 6,000 करोड़ रुपए के जुटाने की तैयारी में है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोना कॉमस्टार के आईपीओ को मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें कि ये आईपीओ किसी भी ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा पब्लिक इशू होगा। कंपनी 300 करोड़ रुपए के फ्रेश और 5,700 करोड़ रुपए के शेयर कंपनी के प्रमोटर और मौजूदा निवेशक ऑफर सेल के जरिए जारी करेंगे। इसके अलावा मेडी असिस्ट और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी बैड बैंक शुरू करने की बात कही थी और अगले महीने से बैड बैंक शुरू हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के चीफ जनरल मैनेजर पद्म कुमार नायर को बैड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जो बैंकों के एनपीए को टेक ओवर करेगी। सभी बैंक मिलकर इस नई कंपनी में निवेश करेंगे। किसी भी एक बैंक की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा नहीं होगी। भारतीय बैंकों में एनपीए की स्थिति को देखते हुए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंकिंग सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बैंक एफडी पर आपको 2.50 से लेकर 5.50% तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले बैंक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया था। आईसीआईसीआई बैंक में 7 से 29 दिन में जमा पर 2.5%, 30 से 90 दिन जमा पर 3% की दर से अब ब्याज मिलेगा। वहीं 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी पर सबसे ज्यादा 5.5% की दर से ब्याज मिलेगा। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो ने इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड को खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच ये सौदा 175 करोड़ रुपए में हुआ है। ग्रो ने अपने बयान में कहा है कि वो इंडिया बुल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी कंपनी को 175 करोड़ रुपए में खरीदेगी। सौदे के तहत ग्रो 100 करोड़ रुपए का नगद भुगतान करेगी। कंपनी ने कहा कि हालांकि अभी उसे इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल लेना बाकी है। बयान में कहा गया है कि आईबीएएमसी के मौजूदा स्ट्रक्चर में से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कारोबार को अलग किया जाएगा। दूसरे कारोबार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ जुड़ेंगे। आय के मामले में एक बार फिर एप्पल ने बाजी मार ली है। कंपनी ने एयरपोर्ट से कमाई के मामले में दुनिया की
बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों की कमाई के मामले में इस एयरपोर्ट से केवल 2 कंपनियां आगे हैं। एलन मस्क की टेस्ला की कमाई साल 2020 में 31.5 अरब डॉलर की रही है, जबकि नेटफ्लिक्स की 25 अरब डॉलर रही है। तीसरे नंबर पर एप्पल के एयरपोर्ट्स की कमाई रही है, जो कि 23.05 अरब डॉलर रही। एयरपोर्ट्स की जमकर बिक्री होती है और ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स हैं। आपको बता दें कि एप्पल के बाद उबर का नंबर आता है, जिसका रेवेन्यू 11.1 अरब डॉलर रहा। कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ती मांग को देखते हुए फ्लिपकार्ट देश के कई शहरों में अपनी ग्रोसरी सेंटर की क्षमता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कंपनी के मुताबिक वो इसकी क्षमता 8 लाख वर्ग फुट तक बढ़ाएगी, जिससे वो रोजाना 73,000 ऑर्डर पूरा करेगी। कंपनी ने कहा है कि क्षमता बढ़ाने का काम अगले 3 महीने में भी पूरा हो जाएगा और कंपनी ने इसके लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत दूसरे शहरों को चुना है। आपको बता दें, फ्लिपकार्ट अपने ग्रोसरी बिजनेस के लिए सप्लाई चेन इंफ्रा को सेटअप कर रही है। इसी कड़ी में वो इस क्षमता को बढ़ा रही है, जो कि 5 नए सेंटर के जरिए बढ़ाई जाएगी। टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कारों की कीमत में इजाफा कर दिया है। नई कीमत 8 मई से लागू भी हो जाएगी। कंपनी की मुताबिक स्टील सहित कार बनाने की यूज होने वाली दूसरे प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए कंपनी ने कारों की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने अपने कारों की कीमत में 36,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। टाटा मोटर्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच नए संक्रमण के मामले तेजी से कम हुए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का पीक बन चुका है और संक्रमण की दर कम हो रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कुछ दिन पहले तक दिल्ली में रोजाना करीब 28,000 केस आ रहे थे, जो घटकर 12,500 के करीब आ गए हैं। दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 36% से घटकर 19% पर आ गई है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये तब हो रहा है जब दिल्ली में रोजाना करीब 80,000 टेस्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी कोविड अस्पतालों में 3,500 बेड खाली हैं। दिल्ली के अंदर ट्रेंड रिवर्सल जो था वो लगभग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट हो गया था। लग रहा था कि कम होना स्टार्ट हो गया है। तब भी मैंने कहा था कि कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता। कंफर्म है कि यहाँ पीक तो लगता है कम हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ 2 कंपनी ही वैक्सीन का प्रोडक्शन ना करें, वैक्सीन का फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए और कई कंपनियां वैक्सीन बनाएं, जिससे वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके और पूरे देश को अगले कुछ महीनों में वैक्सीन लगाई जा सके। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर आई है। यहां 24 घंटे में 3,29,379 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 3,55,000 संक्रमित ठीक हुए हैं। 62 दिन बाद ऐसा हुआ है जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी है। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक हुए थे। ये भी राहत की खबर है कि नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3,19,000 केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 3,877 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना में 12 मई से 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य में इमरजेंसी कामों को छोड़कर बाकी किसी को भी आवाजाही की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की। मुख्यमंत्री राव ने पिछले सप्ताह राज्य में लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि ऐसे कदम से जीवन रुक जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 11 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई में सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई थी, जिस दौरान वहां पर भर्ती 11 मरीजों की जान चली गई। यह घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की है। इसे कोविड अस्पताल घोषित किया गया है। खबरों के मुताबिक सभी मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। इस घटना पर दुख जताते हुए राज्य की जगन मोहन सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल में कुछ और मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है।
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम करने के प्रयास की जमकर तारीफ की है। WHO ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिसने घर घर जाकर एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की। WHO के मुताबिक इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है। WHO ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मरीजों की पहचान के लिए 1,41,000 से ज्यादा टीमों और 21,242 सुपरवाइजर्स को काम पर लगाया। मुंबई में अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन की किल्लत खत्म होने वाली है। बीएमसी ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। प्लान के तहत मुंबईकर्स को फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन भी मिलने वाली है। पहले चरण में कुल 50 लाख डोज के लिए टेंडर जारी होगा। इस तरह बीएमसी कुल 1.5 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदेगी। आपको बता दें कि बीएमसी जो वैक्सीन खरीदेगी वो राज्य सरकार से अलग होगा। ये वैक्सीन बीएमसी के सेंटर में मुंबईकर्स को फ्री में लगाई जाएगी। आपको बता दें कि टेंडर प्रक्रिया में चीन को बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज दी जाएगी। इसके लिए राज्यों से भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में 7 लाख से अधिक अतिरिक्त कोविड वैक्सीन की डोज प्राप्त होगी। अब तक देश में 17 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 45 से 60 आयु वर्ग के 5 करोड़ 54 लाख लोगों को पहली और 71,73,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। 60 साल से ज्यादा उम्र के 5 करोड़ 38 लाख लोगों को पहली और 1 करोड़ 56 लाख लोगों को दूसरी डोज अब तक लगाई जा चुकी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। सभी का हेल्थ इंश्योरेंस है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोविड फैसिलिटी भी है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट में याचिका झूठे आधार पर दायर की गई है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी। एससी ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोल रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक और पीएम के सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के कोरोना टीकाकरण नीति पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे में ऑफलाइन बुकिंग की भी सुविधा मिले। कांग्रेस कार्य समिति में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कांग्रेस कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई में लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा कि संकट के इस वक्त में राहुल गांधी सहित उनके नेताओं के व्यवहार और छल कपट और ओछेपन के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हाल के बयानों की निंदा की और कहा कि आज के समय में कांग्रेस के आचरण दुखी करने वाले हैं। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई पहले से कर रही है। पिछले महीने देशमुख के 11 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी और कई सबूत जमा किए थे। इनमें कुछ हार्ड डिस्क और अन्य कागजात शामिल हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई ने इन सबूतों को ईडी से शेयर किया था और इसी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। जिले के काकेरनाग के वाइलू में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को घेराबंदी कर ली थी। दोनों ओर से जवाबी फायरिंग हुई। कार्रवाई में तीनों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 6 मई को दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे और एक अन्य आतंकवादी ने आत्मसमर्पण किया था। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा है। मऊ से बीएसपी विधायक अंसारी को अप्रैल में पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट किया गया था। जेल में आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव निकले थे।
मुख्तार ने कोर्ट में अर्जी देकर बाहर इलाज और सुविधाएं देने की मांग की है। मुख्तार के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि मुख्तार को इन्फेक्शन होने से शरीर पर दाने और चकत्ते पड़ रहे हैं। वकील ने मुख्तार के लिए मच्छरदानी, कूलर और दूसरी सुविधाएं बाहर से मुहैया कराने की मांग की है। वहीं जेल प्रशासन ने कोर्ट से कहा है कि मुख्तार के बैरक में ये सभी सुविधाएं पहले से हैं, इसलिए बाहर से इन्हें दिए जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने दावा किया है कि दक्षिण बस्तर के जंगलों में फूड पॉइजनिंग और कोरोना इन्फेक्शन से 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण बस्तर के जंगलों में कोरोना वायरस से स्थिति भयावह है। वहां 100 से अधिक छोटे और बड़े कैडर के नक्सली कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,867 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ खबर चालीसा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।